क्या भारत की इकोनॉमी वास्तव में खतरे में जा रही है कि मोदी जी को आके बोलना पड़ा ये सब कुछ? सबसे बड़ा थप्पड़ हमारे इकोनॉमी को मिल रहा है बिकॉज 2026 इसमें अगर मुझे निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो शैल आई वेट फॉर सम मोर टाइम और डू यू थिंक कि वेट करने का जरूरत नहीं है? बाय व्हेन द फियर इज हाई, सेल व्हेन द ग्रीड इज हाई। सिंपल। कैसे वापस ला सकते हैं आपके हिसाब से एफआईज को? टैक्सेशन इज नॉट द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया फॉर एनी ऑफ दिस पीपल। इंडिया का एआई स्टोरी ना बढ़ने का कारण सिंपल सी है, हमने ज्यादा बच्चा पैदा कर लिया, राइट? दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जैन। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। स्टॉक मार्केट पे काफ़ी प्रेशर है, एफआईज स्टॉक मार्केट को निकल के जा रहे हैं, Q4 के अर्निंग रिजल्ट्स आए हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को होलिस्टिकली डिस्कस करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम से। सुनील सर को आप सभी जानते होंगे, आपने हमें सुना भी होगा पहले। 40 साल से भी ज़्यादा का स्टॉक मार्केट का, भारत की इकोनॉमी का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बुल मार्केट्स देखे हैं, बहुत सारे बेयर मार्केट देखे हैं और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि अभी जो मार्केट के हालात हैं, अभी जो हमारी इकोनॉमी के हालात हैं, उन पे इनका क्या व्यू बनता है, कैसे ये इकोनॉमी को देख रहे हैं, कैसे स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं। सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम वन मोर टाइम। जब भी आपसे बात करता हूं तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीख के जाता हूं। तो आज भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे काफ़ी सारा नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस जो है उसको मैं निकाल लूँ, एक्सट्रैक्ट कर लूँ मेरे लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए भी। तो सुनील जी, सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा कि मोदी जी के 2 स्पीच आए पिछले 2-3 दिनों में और वहाँ पे उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोल बचाओ, गोल्ड मत खरीदो वगैरह वगैरह बातें करी। सोशल मीडिया पे बड़ा हर तरह के रिएक्शंस आए, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद देखें तो सरकार ने कदम भी उठाए। गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया, 15% कर दिया, जिससे कि गोल्ड इंपोर्ट कम से कम हो। और आज जब मैं सुबह न्यूज पढ़ रहा था तो पेट्रोल और डीजल के भाव को भी 3 रुपए से बढ़ा दिया है, जितनी मेरी समझ है। तो इन सबको आप कैसे देख रहे हैं? आपका 3-4 मिनट के अंदर क्या एनालिसिस है? क्या भारत की इकोनॉमी वास्तव में खतरे में जा रही है कि मोदी जी को आके बोलना पड़ा ये सब कुछ? आप कैसे देख रहे हैं ये सारे माहौल को? तो मैं पहले शुरू करूंगा कि हाँ जी, भारत के इकोनॉमी के लिए बहुत एक मुसीबत वाली कड़ी है ये अनडिनाइबली है बिकॉज देश हम 85% हमारा क्रूड रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं। हम वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए क्रूड का बहुत जरूरी है। तो ये 85% भी हर साल बढ़ते हुए स्थिति में है, तो तेल हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एवरेज क्रूड का दाम जो वॉर के पहले था $65 से $70 का, वो अब 105 से $110 के बीच पड़ गया है। यानी आप देख रहे हैं कि 40 से $50 की बढ़त, यानी 50% से ज्यादा बढ़त हुआ है हमारी इंपोर्ट बिल में। अब ये इंपोर्ट बिल में हमारी मुसीबत क्या है कि कौन इसको झेल पड़ ले, वो मुसीबत है। क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, उसमें ऑलरेडी हम ट्रेड डेफिसिट की एक जिंदगी जी रहे हैं। अरे हमारी इंपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा है सालों से। तो इस हिसाब से जब क्रूड का दाम बढ़ता है तो ट्रेड का जो डेफिसिट है वो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको रुपए यानी अपनी करेंसी के ऊपर दबाव आती होगी। और जब वो करेंसी होता है, ऑलरेडी आपने देखा कि आज 96 पार कर दिया, क्लोजिंग 95-97 पे था, मगर पार कर दिया। तो ये वर्स्ट वर्ल्ड में देखिए तो ये वॉर के कारण हम कोलैटरल डैमेज बन गए हैं वर्ल्ड में। यानी इस वॉर में हम ना हमारी अम्यूनेशन है, ना हमारी जो लोग जाके लड़ाई कर रही है, मगर सबसे बड़ा थप्पड़ हमारे इकोनॉमी को मिल रहा है बिकॉज दो तरफ से हमें वाट लग रही है। एक है क्रूड की जो यूसेज और दूसरा है करेंसी की जो वीकनिंग, जो इंटर रिलेटेड है, मगर लैंडेड प्राइस ऑफ क्रूड और भी ज्यादा बढ़ चुका है कंपेयर टू द इंपोर्टेड क्रूड प्राइस। तो अर्थव्यवस्था के लिए डेफिनेटली ये बहुत एक बुरी हालत है। और
इतने दिन तक ये एक्शन न लिया गया, मोदी जी की स्पीच भी अभी आई, तो उसके कई कारण होके मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मगर खास करके मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण इलेक्शन तो है ही, मगर वॉर का जल्दी खत्म होने का एक सिलसिला था, दैट पीपल फेल्ट के एक छोटी देश जैसे ईरान, इसराइल और अमेरिका जैसे जो मजबूत मिलिट्री देश के सामने इतनी लंबी वॉर को खींच केगी, उन्होंने नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। और ईरान वॉर को गल्फ में पूरा देश के ऊपर करा देगी, ये भी किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया। ये अनएंटिसिपेटेड चीज थी, और हर दिन यही सोचते हैं कि कुछ ना कुछ सीज फायर होकर वॉर खत्म हो, इसलिए एक्शन को डिले कर दिया गया न, बट ऐसी एक्शन बहुत जरूरी थी। और मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं कहूंगा कि लोगों को बताने के लिए कि इतनी सीरियस बात है, प्रधानमंत्री को खुद बात करना पड़ा डायरेक्ट टू द पब्लिक थ्रू सम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्श वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम, फॉरेन ट्रैवल बंद करो, ज्वेलरी मत खरीदो। तो दीज वर वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट अर्थव्यवस्था की दिक्कतें इतनी है कि ऐसा करना ही पड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैं सहमत करूँगा सुनील जी आपसे। लेकिन जो एक चीज़ मुझे पर्सनली खलती है, काफ़ी खलती है मुझे वो चीज़। मैं 83 का बॉर्न हूँ, तो 91 में जब खाड़ी का युद्ध हुआ था, गल्फ वॉर हुआ था, उस वक़्त भी बहुत ही सिमिलर सिचुएशन थी जब इराक और कुवैत का जो केस चल रहा था, उस वक़्त भी बहुत ही सिमिलर था। ऑयल प्राइसेस डबल हो गए थे उस वक़्त भी, और हमारा इम्पोर्ट बिल डबल हो गया था ऑलमोस्ट कुछ दिनों के अंदर-अंदर। वो युद्ध भी 7 मंथ्स चला था। और ये युद्ध को चलते चलते अभी 2 महीने तो पूरे हो गए हैं, और 15 दिन मई के भी हो गए हैं, है ना, 2.5 महीना हो गया है इसको लगभग। मेरा जो क्वेश्चन है, जो मुझे चीज खलती है, वो ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ हमारे साथ, है ना। ये पहले भी हो चुका है, उससे पहले भी हो चुका है 1970s में, जहां मैं सुनता हूं, अगर मैं इतिहास पढ़ता हूं हमारा, तब उस वक्त भी हुआ था ये। क्योंकि उस वक्त तो मैं पैदा नहीं हुआ था, तो पता भी नहीं था मुझे तो। लेकिन कहने का मतलब है कि ये पहला इवेंट नहीं है। और जो मुझे चीज खलती है वो ये है कि ये हर बार होता है। हमें मालूम है कि हम ऑयल इंपोर्ट हमेशा कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी, उससे पहले की इतनी सारी गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं, कोई इसके लिए कुछ करता नहीं है। बहुत बड़े बड़े भाषण आते हैं इलेक्शंस में। अब मैं पॉलिटिक्स की तरफ तो जाना नहीं चाहता, लेकिन एज ए इंडियन मुझे ये बात बड़ी चुभती है कि इस तरफ, मतलब ऑयल की डिपेंडेंसी को हटाने के लिए, चाहे प्राइस बढ़ा दोगे तो शॉर्ट टर्म में कंज्यूमर परेशान होगा, मैं परेशान होऊंगा, सब लोग के दाम बढ़ेंगे। लेकिन एक जो रोड मैप बनना चाहिए था कि भाई हम 88% डिपेंडेंसी नहीं रख सकते ऑयल पे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रोइंग है, 6-7% से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि कभी इसका एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे पावर के थ्रू या कोई और तरीकों से? नहीं, जरूर हो सकता है, और काम तो चालू है, तो वक्त लगता है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे हमने टारगेट रखा है कि 2030 के अंदर हमारा 50% ऑफ पावर कंजम्पशन हम रिन्यूएबल के थ्रू करेंगे, जहाँ पे सोलर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, विंड विंड मिल का पावर है, और सब जगह में काम चल रहा है। मगर ये ओवरनाइट सॉल्व नहीं हो सकता, नंबर वन। नंबर टू, मुसीबत क्या है कि हमारी ग्रोथ ही हमारी मुसीबत है, क्योंकि ग्रोथ होने के कारण द डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ रही है। अब जितना भी विंड मिल का ये हो जाए, न्यूक्लियर का प्लांट भी खोले, फिर भी डिमांड उससे भी तेजी से बढ़ रही है। ये एक ग्रोथ फेस में, ये ग्रोथ पैंग्स में कहूंगा। सेकंड बात है। तीसरी बात क्या है इसमें कि हमारे देश ना, पहले देखिए आपने इन सुएज कैनाल वॉर, पहले वॉर की बात करी, तब लोगों को हमारी जो पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे बढ़ गई है, आज ऑलमोस्ट $3,000 के करीब है। तो जो यूसेज ऑफ पेट्रोल बाय इंडिविजुअल पर्सन, पहले तो घर में चूल्हा फायरवुड से चलता था, अब एलपीजी का पूरा ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट हो गया है। पहले तो लोग बस में जाते थे या साइकिल में जाते थे, आज हर किसी के पास टू व्हीलर है, हर किसी के पास कार की जरूरत है, और बड़ी बड़ी कार भी ले रहे हैं। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हमारी जिंदगी में बहुत बढ़ चुकी है कंपेयर टू 2000 के पहले। तो ये असलियत है, और एक डेवलपिंग इकोनॉमी का ये पैंग्स है। और ऐसे नहीं कि कोशिश नहीं, KG-D6 बेसिन का सुना होगा, इतनी बड़ी हलचल हुई थी कि अरे हमने तेल डिस्कवर किया, वो फालतू निकला कि वी कैन नॉट क्रिएट दोस रिसोर्सेस। हम तो ऑयल के लिए हर रोज ONGC, ऑयल इंडिया डिग कर रहे हैं, मगर सक्सेस नहीं मिल रही है। यू कांट हेल्प इट, हमारे देश के भविष्य में नहीं है वो, क्या कहते हैं, लक नहीं है कि वी कैन फाइंड ऑयल इन आवर ऑफशोर, उतना नहीं है, हार्डली 1% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट वी आर एबल टू गेट। तो मेरा मानना है कि कोशिश है इसमें, और ये लंबा
प्रोग्राम्स है, इसमें ओवरनाइट इसकी सॉल्यूशन नहीं आ सकती है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि जो भी गवर्नमेंट आए, बीजेपी कांग्रेस उसको छोड़िए, कि गवर्नमेंट को ये पता था और वो कोशिश कर रहे थे, बिकॉज हर गवर्नमेंट के लिए ये मुसीबत है, ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेटिंग ऑफ द कंट्री, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो नेचुरली उस हिसाब से कोशिश किया गया है, सक्सेस नहीं मिला है, मगर काम जारी है। और आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट अबाउट 500 gigawatt of alternative energy by 2030 to 32. So काम चला है, but at this point in time it is our weakest moment, क्योंकि ग्रोथ बढ़ गई है, पेट्रोल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं है, और ये वॉर आके हमारे ऊपर भुगत गया। एटलीस्ट लास्ट वॉर में हमें राहत मिली कि हमने रशिया का साइड लिया तो उन सस्ते से मिली, अब कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनील जी, मैं ये भी आपसे समझना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अभी ये पीस जो है ईरान और यूएस के बीच में, जब तक ये साइन नहीं होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है, वहां से कोई भी गतिविधि चालू नहीं है, एक्टिविटीज चालू नहीं है। तो जब तक वो नहीं खुलेगा, चाहे पीस प्लान हो ना हो, अगर जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, तब तक ऑयल के प्राइसेस एलिवेटेड ही रहेंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है, कही जा रही है कि भाई देखो, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी गया, उसके बाद भी ऑयल प्राइसेस को कम आने में, मतलब 90 तक भी रहेगा, 95 भी रहेगा, 80-70 आने में भी वक्त लगेगा। तो मान के चले, अगर हम एकदम बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो की अगले 6 महीने में शांति भी हो गई, एग्रीमेंट भी हो गया दोनों कंट्रीज के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी गया, ऑयल भी आना चालू हो गया, रेट्स भी 90 के नीचे आ गए 6 महीने के अंदर अंदर, तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो वो है। उस केस में भी क्या भारत की इकोनॉमी पे खतरा रहेगा, या फिर केवल जब तक ये ऑयल का प्राइस बढ़ा हुआ है 100 से ऊपर तब तक ही खतरा है? नहीं, देखिए, आप जब इकोनॉमी पे खतरा बोलते हैं तो मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आप क्या मीन कर रहे हैं। देश का अगर आप चश्मा पहन रहे हो और आम जनता का चश्मा, ये अलग चीज है। क्यों मैं बता रहा हूँ, देश की हालत बहुत बुरी है, मगर आम जनता का हालत अभी तक उतना बुरा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में कल तक वी आर द ओनली कंट्री जिसने ऑयल प्राइस को रिटेल में पास ऑन नहीं किया। तो आम जनता की जिंदगी में आज 3 रुपए बढ़े हैं भैया, 100 रुपए के पेट्रोल में 3 रुपया बढ़ा है। तो आम जनता की जिंदगी में अर्थव्यवस्था का ये इम्पैक्ट है ना, उसको उसने पढ़ने नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। अब मुझे बहुत लोग फिर कहेंगे कि अरे नहीं, ये गवर्नमेंट का चमचा है, ये कैसा कर रहा है, गोदी मीडिया है। नहीं, असलियत ये है। आप चार्ट देखिए, पाकिस्तान में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, यूएस में 50% गैस प्राइसेस एट द पंप बढ़ गया है, हमारे ऊपर नहीं बढ़ा है। तो अर्थव्यवस्था माने आप जो महसूस होता है अर्थव्यवस्था लोगों के हाथ में, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं अभी रियली। एक एलपीजी का थोड़ा शॉर्टेज का था तो सडनली पैनिक था, मगर वो भी सॉल्व रीजनेबली किया है, थोड़ी लंबी वेटिंग पीरियड है। तो अर्थव्यवस्था माने गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन में जो आप चीज करें जरूर बहुत हानिकारक होगा, बिकॉज इसका एक उपाय, अगर गवर्नमेंट को अभी भी लोगों के ऊपर असर कम दिलवाना है तो फिस्कल डिफिसिट को इस साल स्लिपेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये 4.4 जो उन्होंने बताया बजट के टाइम में, वो बिल्कुल नामुमकिन होगा। उनको 5% लेके चलना होगा ताकि देश के जनता के ऊपर कितने हाल को कम करें, बिकॉज वो फिस्कल डिफिसिट का भी एक इन्फ्लेशन के तौर पर, इंटरेस्ट रेट के तौर पर पब्लिक के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज डायरेक्ट पेट्रोल रिटेल अगर प्राइसेस नहीं बढ़ाओगे तो फिस्कल इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो आप जब अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं, तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट आम जनता को प्रोटेक्ट करने की कोशिश मैक्सिमम करेगी। फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, बट होगी, पर उतना बुरा नहीं होगा जितना बाकी देशों का हो रहा है। मगर अगर गवर्नमेंट की फाइनेंसेस, ट्रेड डिफिसिट, करंट अकाउंट डिफिसिट, करेंसी, इन सब बातों को देखो, जरूर बहुत बहुत बुरा इंपैक्ट जरूर होगा। हाँ, तो मैं बेसिकली भारत की इकोनॉमी जो मैक्रोज हैं उसी के ऊपर मैं आ रहा था, कि चाहे जीडीपी ग्रोथ रेट है, चाहे हमारा फिस्कल डेफिसिट है, उन सब में जो हमें डेंट पड़ेगा, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा, जो एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी इस वॉर से पहले, सब कुछ अच्छा लग रहा था, ग्रोथ भी ठीक ठाक थी, और फिस्कल डेफिसिट बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड में बहुत अच्छा है, जो नहीं हमें देखने मिलता है। तो वो सब देख के ऐसा लग रहा था कि अच्छे एटमॉस्फेयर से हम अब थोड़ा सा डी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ऑयल का अचानक से नहीं, राहुल जी, आप एकदम से ऑप्टिमिज्म से एक्सट्रीम पेसिमिज्म में मत जाइए। जी जी।
हमारी ग्रोथ रेट 6.5 से 7% बढ़ने की उम्मीद थी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में। वो 6.5 से 5.5 तक गिरेगी। ये डी ग्रोथ की बात मत कीजिए। सो उस बात के बाद भी हम वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं उसको नहीं सॉरी, मना कर रहा। 5.5% ग्रोथ रेट पे आ जाएगी ये वॉर चला तो हाँ 5.5% कोई कम ग्रोथ रेट नहीं है रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। यस, सो हमारी उम्मीदों के खिलाफ डेफिनेटली सडनली 2% ड्रॉप है, 7 to 5 और 5। यस, बट इट्स स्टिल अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हाँ आप उसको, वर्ल्ड एक स्लो डाउन वाली वर्ल्ड होगी ना, खाली हमारी ग्रोथ स्लो डाउन नहीं होगी, वर्ल्ड की ग्रोथ में भी स्लो डाउन आएगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, एग्रीड एग्रीड। सो मेरा पॉइंट वही था कि जहां पे हम 7% की हमारी उम्मीदें थी, वहां से हम घट के और 5.5 अगर मानो होती है, तो वो मुझे एक थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ। स्लो डाउन। अच्छा, लेकिन अब मुझे आप स्टॉक मार्केट के हिसाब से इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि जब ये सब होता है, सेंटिमेंटली लोग थोड़े से ऐसा हो जाता है कि यार अब ग्रोथ भी कम हो रही है, वैल्यूएशंस भी ऐसा नहीं कि बहुत कोई, मतलब यहाँ पे हमें 15 के पीई पे कुछ मिल रहा हो, है ना, 20 की पीई पे निफ्टी है, इस तरह के डिस्कशंस चालू हो जाते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट के हिसाब हम्म, से अब नेक्स्ट 6 महीने के लिए 2026 में जितना भी समय बचा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? हम्म। नहीं, मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रखूंगा इस 2026 के अंदर अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट से आने की। और इसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि अब की जो अर्निंग्स सीजन में आ गई है, अभी 560-70 कंपनी कल तक उन्होंने रिजल्ट्स दिखलाई है। तो अर्निंग्स उतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता जितना उम्मीद था, क्योंकि मार्केट ने भी अपना कंसेंसस कम कर दिया था। मगर फिर भी अर्निंग्स वर नॉट एज डिसअपॉइंटिंग। कितना एंटिसिपेशन था कि अरे वॉर आ गया तो बहुत होगी, नहीं हुआ। क्यों हुआ नहीं हुआ? बिकॉज बहुत सारे कंपनियों ने अपने जो फरवरी के जो स्टॉक्स थे रॉ मटेरियल के, उसको इस्तेमाल किया मार्च में। तो बाय एंड लार्ज ये अर्निंग सीजन वो जैन फेब मार्च क्वार्टर का है ना। तो इसलिए अब मार्केट में एक है, हो अच्छा अर्निंग्स ठीक ठाक है करके मार्केट एक शांति स्थिति में है रीजनेबली। अब देखिए कि रिसेंटली तो इस हफ्ते को छोड़ दीजिए, मगर मिड एंड स्मॉल कैप्स में अच्छी रैली हुई बिकॉज उनकी अर्निंग्स अच्छी ग्रोथ दिख रही थी। मगर ये Q1 में, क्योंकि वॉर ऑलरेडी 45 डेज इस क्वार्टर में चल चुका है और उनके पास कोई बैक होल्डिंग रॉ मटेरियल सस्ते में खरीदे हुए नहीं है। अभी अभी पूरे जो हाई कॉस्ट का रॉ मटेरियल मार्च में था वही है उनके पास। तो Q1 अर्निंग्स में जरूर इसका इम्पैक्ट दिखेगा। और जब जुलाई से ये अर्निंग्स आएगी ना, तो मार्केट उस हिसाब से जो FY27 के ऊपर ट्रेड करती है ना मार्केट के बारे में आपको अभी बताया राहुल जी, कि मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट होती है, ऑलवेज फ्यूचर को एंटिसिपेट करती है। इसलिए जब बुरा नंबर्स आते हैं, कोई भी बुरे नंबर्स आते हैं, तो मार्केट उसको ऑब्जर्व करके अगर आउटलुक पॉजिटिव है तो वो शेयर प्राइस और सेक्टर को रिवॉर्ड कर देती है। तो ये आउटलुक अभी इस क्वार्टर में आइडियल था कि इस साल का आउटलुक माने नॉट कैलेंडर ईयर 26 बट फाइनेंशियल ईयर 26-27 का बनाना अभी बन रहा है। मगर कितना उसमें रिलायबिलिटी है? बिकॉज फर्स्ट 45 डेज वॉर चल रहा है और 45 डेज चलेगा तो पूरे साल की अर्निंग्स में इंपैक्ट आएगा। तो ये नॉन ईयर फॉरवर्ड पीई का गणित करना, गणित तो करती रहेगी मार्केट, कोई उसको रोकेगा नहीं, मगर वो रिवाइज होते ही जाएगी। और जैसे ये वॉर चलती है, Q1 के रिजल्ट उतने डिसअपॉइंट हो गए तो मार्केट में उसका इंपैक्ट दिखेगा और रिकवरी होगा। तो Q2 के रिजल्ट अक्टूबर के पास, एक दिवाली और मॉनसून की एक पूरी साइकिल पूरी होने के बाद एक फ्यूचर आउटलुक से पॉजिटिव आता है। बट 3 महीने ही बाकी है 26 में। तो मैं 26 कैलेंडर ईयर के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं रखूंगा मार्केट के ऊपर। बिकॉज FIS की वापसी वो भी हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज DIS ने पूरा दम लगा दिया है। मार्च महीने में देखे 1.25 लाख करोड़ FIS ने बेचा तो 1.5 लाख करोड़ DIS ने खरीदा। और सेम स्टोरी अप्रैल में भी देखे, उन्होंने 30-40-50 हजार करोड़ बेचा तो हमने भी उससे ज्यादा ही खरीदा है। मगर DIS के सपोर्ट से ये मार्केट की हालत है, जहां इधर उधर कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, कंसोलिडेटिंग इन पैटर्न में ही जा रही है। वही रहेगा। जिस दिन FIS की सेलिंग कम होती है तो मार्केट को एक अपटिक मिलेगी, और फिर FIS की बाइंग अगर शुरू होती है तो ही मार्केट एक अच्छा नई हाइस के लेवल बाकी जो लाइफ टाइम है उस पर पहुंच सकती है, जो 2026 में ऑनेस्टली स्पीकिंग मुश्किल लग रहा है। बिकॉज टू गो फ्रॉम 23,700 टू 26,200 इन द स्पेस ऑफ द नेक्स्ट क्या है आपके पास 5-6-7 मंथ्स, बहुत बहुत मुश्किल है। तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग ईयर मार्केट के लिए, 2026 कैलेंडर ईयर। ओके ओके। सो फिर अगर जैसे आपने जो लॉजिक दिया कि जो Q2 में, मतलब जो Q1 के जो रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है,
तो हम्म। जुलाई से जब आना चालू होगा उस वक्त की अर्निंग्स में इसका इम्पैक्ट दिखेगा, जो अभी हम जो क्वार्टर, क्योंकि अभी जो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं ऑयल की वजह से, उनका इम्पैक्ट हमें Q1 के रिजल्ट्स में दिखेगा। तो क्या उस वक्त एक, मतलब मैं ऐसे ही एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कंडीशन उस वक्त होगी मार्केट में, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर मैं थोड़ा सा देख के चलूंगा कि भाई मुझे अभी पैसा लगाना चाहिए मार्केट में क्योंकि मार्केट थोड़ा गिरा हुआ है अभी, या फिर मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए क्योंकि हो सकता है थोड़े कुछ वीक्स में अनसर्टेनिटी थोड़ी शायद कम हो। मतलब अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में क्या है। तो आपके हिसाब से अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं जो लगता है कि मुझे इस जो अभी टेम्पोररी डिप मान के चलूं, अगर मैं 2026 का, इसमें अगर मुझे निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो शैल आई वेट फॉर सम मोर टाइम, और डू यू थिंक कि वेट करने का जरूरत नहीं है? नहीं, वेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और इसका कारण मैं बताता हूँ। मैंने कहा कि एक्चुअल अर्निंग्स घटेगी फॉर Q1, करेक्ट। ठीक है। वो बात मेरे के लिए ऑलमोस्ट क्लियर है, बिकॉज फुल रॉ मटेरियल इम्पैक्ट का आपको इम्पैक्ट दिखेगा। मगर मार्केट मे नॉट रिएक्ट बैडली टू दैट बैड क्वार्टर, बिकॉज अगर जब तक वॉर खत्म हो गई तो मार्केट कहेगी कि अच्छा ठीक है, ये विष पी लिया कंपनियों ने, अब आगे की फ्यूचर अच्छी है। तो एक्चुअली एक कॉन्ट्रा मूव हो सकता है कि वॉर खत्म हो गई तो और फ्यूचर ऑयल प्राइस का धीरे धीरे ही घटेगा, बट घटेगा, आउटलुक इंप्रूव होगी। तो उस हिसाब से मार्केट उस पॉजिटिविटी से ही पैसा लगेगा और मार्केट बढ़ेगी। सो मेरा क्या है कि मैं अर्निंग्स के बाद ट्रेजेडी बता रहा था, मगर मार्केट ये जरूरी नहीं है कि और गिरेगा बिकॉज ऑफ द बैड Q1, समझे आपने। तो यू कैन नॉट नाउ प्रेडिक्ट कि वॉर जुलाई में जब अर्निंग्स आती है, जुलाई 10 से शुरू होती है, तो वॉर की आउटलुक क्या होगी, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। क्योंकि अगर वॉर की आउटलुक अच्छी होगी तो मार्केट एक्चुअली विल डिस्काउंट दोस बैड अर्निंग्स एंड स्टार्ट मूविंग अप। तो मेरा मानना है कि सिंपल ना, जो वॉरेन बुफे या कोई भी बड़े बड़े दिक्कत कहते हैं ना, बाय व्हेन द फियर इज हाई, सेल व्हेन द ग्रीड इज हाई। सिंपल, आज फियर का माहौल है, आज खरीदने का वक्त है। खाली मैं कर रहा था क्योंकि आपका सवाल था 2026 के बारे में, मैंने कहा था किसी इन्वेस्टर को 2000 दिसंबर तक पैसा बनना है तो शायद नहीं बनेगा, मगर किसी का भी आउटलुक इज लॉन्गर देन 3 इयर्स, तो अभी निवेश का सही वक्त है। बिकॉज एक चीज जो खाली ऑयल इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, उसके कारण करेंसी इंपैक्ट हुआ है, राइट। तो कोर ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑयल। तो ये ऑयल की स्थिति में अगर फ्यूचर में बेहतर दिख रही है सिचुएशन, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्केट्स उस फ्यूचर को डिस्काउंट करना शुरू करेगी। तो आपको आज नहीं दिख रहा है वो, तो आज खरीदना है। तो प्रॉब्लम इज क्या खरीदना है, वो प्रॉब्लम है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपको इस वक्त सेक्टर चुनने का मौका नहीं है आपके पास, भूल जाइए, डाइवर्सिफाइड रखिए। बट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस इज दैट दिस इज द नॉट अ परमानेंट। ऑयल का प्राइस राइज अगले 10 साल तक थोड़ी 80-90 $100 पे, एनर्जी एजेंसी का आउटलुक देखें और ये वॉर का एक स्लोडाउन का इम्पैक्ट देखें, तो in 18 to 24 months oil is coming back to 65-70 is what international energy agency is saying. अब आप वो 65 to 70 18 to 24 months की बात को खरीदेंगे, यार अगले महीने में 120 पे हो सकता है, उसको देखेंगे तो डरेंगे। तो मेरा थॉट प्रोसेस क्वाइट क्लियर है, मीडियम टर्म निवेशक के लिए अभी खरीदने का वक्त है, मगर सेक्टर पिक करना बहुत मुश्किल है बिकॉज अनप्रेडिक्टेबल है अर्निंग्स। तो यू कैन नॉट फॉर्म अ मीडियम टर्म व्यू ऑफ अ सेक्टर बिकॉज ऑफ इतना अनसर्टेनिटी है। मगर आप डाइवर्सिफाइड रखोगे तो यू विन सम, यू लूज सम, बट ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ आप पकड़ पाओगे। ठीक है। सुनील जी, बहुत मतलब काफी प्रैग्मेटिक अप्रोच आप बता रहे हैं कि ये फियर का माहौल है और इसी में ही इन्वेस्टमेंट्स में आपको, अगर आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो आपको एक मतलब अच्छा मोमेंटम बाद में देखने मिल सकता है। और आपने ये भी अच्छा बताया कि सेक्टर में काफी कंफ्यूजन हो सकता है अभी, क्योंकि कौन से सेक्टर में कहाँ पे अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो व्हेन यू से डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड का मतलब आप ब्रॉड इंडाइसेस ही बोल रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसी में रहें, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? और इन तीन में भी आप कहाँ, मतलब आपकी नजर होगी, गिवन द फैक्ट दैट आपने बोला कि Q4 में मिड कैप और स्मॉल कैप की जो अर्निंग्स थे काफी इंप्रूव्ड आपको दिखे, तो उस हिसाब से आप इन तीनों जो इंडाइसेस हैं, ब्रॉड इंडाइसेस ही बोलेंगे इनको भी, तो उनमें आपका कहाँ आउटलुक बेटर है, कौन सा आउट परफॉर्म कर सकता है जब भी मार्केट में 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अच्छा एक मोमेंटम बनेगा? मुझे वो स्वीट स्पॉट मिड कैप और लार्जर स्मॉल कैप्स, एक ब्रॉडर मिड कैप मैं कहूंगा इसको। एम्फी का डेफिनेशन है 101 to 250, मैं कहूंगा आप 101 to 350 रखो।
ठीक है, वो स्वीट स्पॉट है दोस्त फ्रॉम द दोस 250 स्टॉक्स इन द मिडिल ऑफ द पैक। टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप अगर मान लेंगे और 350 के बाद बहुत छोटे स्मॉल कैप्स हो जाते हैं, तो इस इन 200-250 कंपनियों में आप सेक्टरली उसको स्प्लिट कीजिए और डाइवर्सिफाई कीजिए। ऑब्वियसली यू कैन नॉट बाय अ 250 स्टॉक पोर्टफोलियो, करेक्ट? तो सेक्टरली आप चुन लीजिए एंड यू टिल्ट इट टुवर्ड्स द लार्जर कैप कंपनीज विद इन द सेक्टर्स, right, within. But my sweet spot is the middle of the market, because जो ग्रोथ रेट्स है और जो इंफॉर्मेशन अपीयरेंस है, देखो स्मॉल कैप में बहुत हाई रिस्क है, बिकॉज प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है, फ्री फ्लोट बहुत कम होती है, वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और इवन इफ यू टेक अ लॉन्गर टाइम बहुत सिक्लिकल होते हैं। तो आपको एक ओवर सिक्लिकलाइज करना नहीं है, जो स्मॉल कैप्स में अगर पूरा लगा दिया आपने तो वो होगा। और ओवर सेफ्टी की ओर जहां सबको जानकारी है, तो एक ब्रॉडर बेस में 12-15% से ज्यादा रिटर्न नहीं बनेगा आपको लार्जर कैप में। तो इन दोनों के बीच में स्वीट स्पॉट है मिड कैप में, और ये ब्रॉडर मिड कैप में। खाली वो डेफिनेशन के तौर पर 100 to 250 नहीं, मैं उसको थोड़ा ब्रॉडन करके अप टू 350 दिखाती है। जी जी, ओके ओके। तो ये तो हुआ स्टॉक मार्केट का जो ओवरव्यू बनता है, तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है इसमें। अभी अच्छा मौका है, ये एक समरी निकल के आई। मुझे आपसे ये भी थोड़ा सा पूछना था कि जो Q4 के जो रिजल्ट्स हैं, वो कैसे लगे आपको? तो रिजल्ट्स अच्छे लगे बाय एंड लार्ज, बिकॉज एक मेरी उम्मीदें कम हो गई थी बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन, नंबर 1। तो उस हिसाब से देखे तो मुझे अगर सेक्टर वाइज में बात करूं, या पहले मैं लार्ज मिड और स्मॉल की बात करूं, तो लार्ज कैप में मुझे दिखा कि रेवेन्यू ग्रोथ एक मीडियम सिंगल डिजिट 6 to 7% में आई थी, और प्रॉफिट ग्रोथ 8 to 9% ओवरऑल टॉप 100 स्टॉक्स का। Whereas mid cap का मुझे सेल्स अबाउट 14 to 16, बट प्रॉफिट ग्रोथ 28 to 30% ऑन एन एवरेज दिखा है। दैट्स व्हाई मिड कैप में मुझे बहुत एक्सपेंशन दिखा है इन टर्म्स ऑफ द बॉटम लाइन। और स्मॉल कैप में भी मैं सेम सिचुएशन, सेल्स एक्चुअली बेटर देन मिड कैप थी, 18 to 20% थी मिड कैप की, स्मॉल कैप की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी अराउंड 35% थी, राइट। और उसके नीचे जाए माइक्रो कैप तो बहुत वॉलिटिलिटी था, मगर ब्रॉडर एवरेज देखे तो दे वर डूइंग इवन बेटर देन स्मॉल कैप्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स आल्सो। सो कैपको में क्लियरली बॉटम ऑफ द पिरामिड में एक बेटर ग्रोथ प्रॉफिट्स में दिखी थी। दैट इज वन। सेक्टर वाइज आगे मुझे पूछेंगे तो जो अच्छी सेक्टर्स जो बनी थी, ऑटो का बहुत अच्छा था रिजल्ट्स, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहे थे। कैपिटल गुड्स का मुझे थोड़ी सरप्राइज थी, बट मार्जिन उधर भी एक्सपैंड हुए हैं करीबन, बोथ ऑटो एंड दिस में 20 to 25% आपको ईपीएस प्रॉफिट ग्रोथ देखा। बैंक्स में थोड़ा फर्क है, प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा मीडियम रेंज पे था, बट पीएसयू बैंक्स की रिजल्ट्स अच्छी थी। उसके बावजूद बिकॉज पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छी रिजल्ट्स डिलीवर, अच्छी रिटर्न्स डिलीवर किया है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डीआईएस कर रहे थे, तो शायद मार्केट में उतना परफॉर्म नहीं किया, बट पीएसयू बैंक के प्रॉफिट ग्रोथ बहुत मुझे अच्छी दिखी। थोड़ा अच्छा खबर था कि रूरल में थोड़ा डिमांड दिख रहा, तो एफएमसीजी और कंज्यूमर इसमें भी उसका दिखा था मुझे। और अल्टीमेटली मैं कहूँगा कि एक इंडस्ट्रियल्स और इंफ्रा की सेगमेंट में अच्छी ओवरऑल आउटलुक दिख रही थी मुझे। ओके ओके, सुनील जी, आपने काफी सारे सेक्टर्स की बात कर ली, और मुझे एक दो सेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा आपसे पूछना था, अगर आप वहां पे आपकी नजर गई हो, अच्छे रिजल्ट्स आए हों। हाँ। एक तो रियल एस्टेट सेक्टर में आपको कैसा लगा? क्योंकि काफी थोड़ा वहां पे भी फियर का माहौल बना हुआ है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन का डर है, और ये सारी चीजें हैं कि भाई प्रॉपर्टीज वगैरह स्लो डाउन का एक एक्सपेक्टेशन लोगों का बना हुआ है। तो रियल एस्टेट एक तो सेक्टर था जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना था, और एक आईटी सेक्टर जो अभी भी काफी ब्लीड कर रहा है, मतलब नए बॉटम्स बन रहे हैं ऑलमोस्ट। पिछले 3-4 दिन में हर दिन आईटी इंडेक्स ने नया बॉटम बनाया है। तो आईटी कंपनीज के बारे में कुछ आपका व्यू कुछ चेंज करना चाहेंगे, या कुछ बताना चाहेंगे, कुछ अपडेट करना चाहेंगे? नहीं, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग्स, बट द वे उन्होंने हैंडल किया है द एआई रिलेटेड बैटर को। शायद बैकग्राउंड में वो काम कर रहे होंगे एआई में बहुत आगे बढ़ने के लिए, मगर उन्होंने जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे हैंडल किया लोगों का जो चीज़ है, उससे मैं बहुत नाराज हूँ।
सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी कि उन्होंने जो मार्केट की खास करके एफआईएस की आउटलुक थी कि सेक्टर प्रेशर में है, आप क्या कर रहे हो एआई को झेलकर आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस मॉडल में बदलने के लिए, उन्होंने मुझे जवाब मेरा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ द आईटी सेक्टर। और अर्निंग्स की ग्रोथ में भी ठीक ठाक थे, जो सिंगल डिजिट लेवल की अर्निंग्स में थी, बट डेफिनेटली फ्रॉम अ शेयर पर्सपेक्टिव मेरे को आईटी को मैंने अपने ग्रोथ पोर्टफोलियो से वैल्यू पोर्टफोलियो में शिफ्ट कर दिया है। जी जी, ओके। एंड रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में सुनील जी? सी रियल एस्टेट में मैं देखिए फंडामेंटली उसमें ये अर्निंग सीजन की बात इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, उनकी आउटलुक है एंड प्रोजेक्ट्स की सेल्स मैंने कई देखा, कई रियल्टर्स की अच्छी प्रोजेक्ट लॉन्च और पिकअप अच्छी हो रही थी, मगर उसमें दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हो रही है। वो क्या है कि मुझे आउटलुक अच्छा दिख रहा है फॉर रियल एस्टेट ऑनेस्टली, बिकॉज एक है कि रीट्स को जो इक्विटी टैक्सेशन मिले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनके लिए एक अच्छा लो कॉस्ट फंडिंग ऑप्शन थ्रू म्यूचुअल फंड्स मिलने की एक गुंजाइश है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट सेक्टर, राइट? सो दैट इज वन, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग तो मैं कहूंगा कि द डेटा सेंटर की जो हमने बहुत बड़ी एक टिल 2047 की टैक्स ब्रेक दिया गया है, तो ये सब के लिए डेटा सेंटर का इम्पैक्ट फर्स्ट रियल एस्टेट में दिखेगा पॉजिटिव। सो कॉर्पोरेट रियल एस्टेट का डिमांड मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ। तो मुझे ये सब चीज और जीएसटी का कट का इम्पैक्ट भी मुझे पूरी तरह अफोर्डेबल जीएसटी रियल एस्टेट सेक्टर में दिखा नहीं है, तो उसकी भी मुझे एक उम्मीद थी कि बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल मेरा आउटलुक रियल एस्टेट पॉजिटिव था, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज यस वॉर हैज कम एंड डिस्टॉर्टेड लॉट। अभी रिटेल में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे हैं, रेट कट की बात तो नहीं हो रही है, तो रियल इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है बिकॉज बैंक्स के पास क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, डिपॉजिट नहीं हो रही है, तो नेचुरली एक प्रेशर रहेगा, तो रेट्स बढ़ेगी, तो ईएमआई में उतना बेनिफिट शायद नहीं होगा। तो अभी मैं थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। और सेकेंड इज ये बहुत रेट सेंसिटिव सेक्टर है, तो द नेगेटिव इज दैट अभी जो माहौल चल रहा है कि रेट्स टाइट होंगे और शायद आरबीआई रेट हाइक की सोच रहा होगा, बट आई डोंट बिलीव इट्स विल हैपन इन द नेक्स्ट पॉलिसी। बट फिर भी इनके ऊपर स्टॉक मार्केट की आउटलुक थोड़ी प्रेशर में रहेगी। तो आई एम रेसलिंग विद दीज टू बी ऑनेस्ट। मैं थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में हूँ यहाँ पर, बिकॉज मुझे आउटलुक अच्छा दिख रहा है, मगर हर दिन देख रहा हूँ तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ती जा रही है। और जिस दिन मार्केट में माहौल अच्छा है तो रियल एस्टेट सबसे ज्यादा तेजी दौड़ती है। तो इट्स अ वेरी हाईली वॉलेटाइल, हाईली सिक्लिकल सेक्टर, बट इट इज नॉट फॉर द पीपल हु लैक करेज, हु डोंट हैव करेज। ओके, सो इट इज अ वेरी करेजियस सेक्टर, तो बहुत हिम्मत चाहिए तो इन्वेस्ट इन इट। बट आई बिलीव स्टिल मेरे को मीडियम टर्म में रियल एस्टेट एक अच्छी इंजन ऑफ ग्रोथ है और मेरी उम्मीद है, बट ऑनेस्टली शॉर्ट टर्म में इट हैज बीन इनक्रेडिबली डिसअपॉइंटिंग। ओके ओके, ठीक है। सुनील जी, आपने एफआईएस की भी बात करी थी, जब शुरू का हम जब कॉन्वर्सेशन कर रहे थे उसमें आपने एफआईएस की बात करी थी, तो काफी एक्सोडस कंटिन्यूअस है, काफी सेलिंग उनकी चालू है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बेच रहे हैं। कैसे वापस ला सकते हैं आपके हिसाब से एफआईएस को? कोई तरीके हैं आपको लगता है जो वापस से एफआईएस आना चालू करेंगे? क्या वैल्यूएशंस हैं? क्या क्या आप कैसे सोच रहे हैं? देखिए, पॉपुलर ओपिनियन है, जो बहुत सारे एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स की रिकमेंडेशन है कि आप टैक्सेशन को कम करा दीजिए। जी जी। राइट, दिस इज अ वेरी पॉपुलर ओपिनियन। अगर मैं कहूंगा तो सब बोलेंगे तालियां तालियां, इतनी अच्छी बात कर दी। अच्छा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट, एक एफआईआई की क्या है, 750 से 800 बिलियन डॉलर का निवेश है इंडिया में, राइट? और जितना भी आप सेलिंग को उखाड़ ले, दिस इज नॉट कम डाउन वेरी मच इन दैट प्राइस, राइट, इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू, राइट? तो टू से दैट कि एफआईआई इंडिया से नाराज है और लाइन लगा के बाहर जा रहे, नहीं है। ये एफआईआई की सेलिंग भी इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 3 टाइप्स के, ब्रॉडली मैं डिस्क्राइब करूं तो क्या है कि एक होता है आपको जो लॉन्ग टर्म सॉवरेन वेल्थ फंड और ऐसे फंड जो इन्वेस्ट करते हैं, जो इंडिया का 10 ईयर आउटलुक लेके कर रहे हैं, और वो एक्चुअली इन दिनों भी खरीदारी करते आ रहे हैं। क्योंकि जब ये एफआई की डेटा में देखता हूं, मैं उसको नेट फ्लोस को नहीं देखता हूं, मैं ग्रॉस अलग गणित करता हूं और रिडेम्पशन अलग गणित करता हूं। तो जो परचेस कर रहे हैं वो, उसको मैं गणित करके देखता हूं, तो रफली 40% ऑफ द टोटल वॉल्यूम इज बायर्स, 60% इज सेलर्स। वो तो 20% नेट सेलर इफेक्ट है आपको नेट में आउटफ्लो जो दिख रहा है।
समझ रहे हो आप? तो मुझे क्या है कि वो लॉन्ग टर्म एफआईएस को ना ही टैक्सेशन का डर है ना इसका डर है, उनको उम्मीद है कि हमारी जो यूथ की पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, प्रो गवर्नमेंट, ये लॉन्गर टर्म में डिलीवर करेगी और उनका ऑलरेडी निवेश हो चुका है, तो वो इस पीरियड में वो उसको एवरेज करते हैं और भी खरीद रहे हैं। तो देयर यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, उसका इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को, इसलिए फिस्कल डेफिसिट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए रिस्क रेटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसमें वो अलोकेशन कितना डालना चाहिए डिसाइड करते हैं। ओके, सो दैट्स वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेयर वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, वी टू मेक श्योर कि बहुत फिस्कल स्लिपेज ना हो और इकोनॉमी की ग्रोथ पाथ 5.5 गिर जाए, मगर फ्यूचर में वापस बाउंस बैक के लिए ट्रेड डील्स वगैरह साइन करके ये करके हमारी इकोनॉमी एक 3 से 5 साल में वापस एक 7, 8, 10% की ग्रोथ रेट में आ सकती है। ऐसी एक दिशा दिखाकर आप करेंगे, अपना रिफॉर्म्स पॉलिसी को ठीक रखेंगे, लैंड लेबर रिफॉर्म उसको जारी रखेंगे, तो वो चाहिए उन एफआईएस की एलोकेशन को और भी बढ़ाने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट सेलर्स इवन टुडे अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो ये एक पीस ऑफ एफआईएस का हो गया। दूसरा पीस ऑफ एफआईएस है जो अदर एक्सट्रीम में आता हूं, राइट, जहां पे आप कुछ कर सकते हो, वो है हेज फंड्स जो इंडिया को शॉर्ट कर रहे हैं। नॉट दैट दे आर एक्चुअली शॉर्टिंग द मार्केट, बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस है कि हमारी करेंसी वीक होगी, हमारा ऑयल का दाम बढ़ता जाएगा, तो ये मार्केट गिरेगा, तो इस गिरे मार्केट को और दबाओ और हटो। सो टू देम यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज दैट्स अ कॉल उसका है, तो 1 महीने से 3 महीने या 6 महीने का कॉल, तो वो मार्केट के हिसाब से वो आते जा रहा है। और वहां पर उसके लिए ये टैक्सेशन एक्चुअली गवर्नमेंट को मुनाफा बना रही है, बिकॉज ही इज कमिंग इंडियन गोइंग, तो हर बार वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, एसटीटी, ये सब पे करते जा रहा है ना। तो देयर ऑल्सो उसकी कॉल है, वो उस कॉस्ट को भी लेकर शॉर्ट करेगा या लॉन्ग जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए ऑन स्पेसिफिक स्टॉक्स और सेक्टर्स बेस्ड ऑन द आउटलुक। तो योर टैक्सेशन इज नॉट गोइंग टू मेक एनी इंपैक्ट टू हिम, बिकॉज वो टैक्स को कैलकुलेट करके प्रॉफिट दिख रहा है, तो ही विल डू शॉर्टिंग। तो एक्चुअली टैक्स को कट किया तो वो शॉर्टिंग और भी बढ़ा सकता है ना, you're reducing the barriers for him to go out and come back, go out and come back. So actually taxation the reduction could work against you in the short term hedge fund kind of a play, who are doing algorithmic trading, who are just putting some numbers saying India का inflation print ऐसा आ गया, currency का ये आ गया, तो बेचो, ये stop loss है, ये book profit है, खड़ा अंदर जाओ। So that's the kind of thing which because of taxation he takes that also as one more factor and does his trading, और आपने उसको कम करा दिया तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाएगी भैया। ही इज नॉट बेस्ड टू डूइंग एनीथिंग। नाउ वी हैव अ मिडिल सेगमेंट ऑफ द मार्केट व्हिच इज योर मीडियम टर्म फंड्स, दिस इज एक्चुअल म्यूचुअल फंड्स समझिए, राइट, जिनका 3 to 5 ईयर आउटलुक है, जिनका पास दो तरह के फंड्स जैसे इंडिया में है, एक पैसिव फंड्स होते हैं, एक एक्टिव फंड्स होते हैं, राइट। तो पैसिव को मैं पहले टैकल करता हूं। पैसिव का क्या है कि वो इन्वेस्टर का डिसीजन है, वो एफआईआई फंड मैनेजर का डिसीजन नहीं है। अगर इन्वेस्टर में दो चीज होते हैं, एक इंडिया डेडिकेटेड फंड पैसिव फंड होता है, राइट, एक इंडिया का ईटीएफ, उसमें अगर अमेरिकन इन्वेस्टर्स या यूरोपियन इन्वेस्टर या जापानीज इन्वेस्टर या कोरियन इन्वेस्टर जिनके पास भी पैसा है, अगर वो सोचते हैं कि मुझे अभी इंडिया पसंद नहीं है, तो वो पैसा उस फंड से निकाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पैसिव फंड मैनेजर को निकालना पड़ रहा है। आपकी टैक्सेशन बिल्कुल उधर कुछ काम नहीं आएगी भैया, इट्स नथिंग टू डू। तो वो इन्वेस्टर की डिसीजन है, वो शायद पैसा निकाल कर गोल्ड में डाल रहा होगा, or he may be putting in other Korea, AI market, yeah, this market. वो investor का how can you control? Because these are thousands of investors putting in passive funds in which are coming into our economy. So, and there we have got hurt by what? We've got that our share of the emerging market index has dropped to 13% from 17%. So that is because now there's the second type of investor there, the passive investor who puts an emerging market fund. तो ही डजंट डिसाइड, उसको इमर्जिंग मार्केट अच्छा लग रहा है, डाल रहा है, बिकॉज कोरिया, ताइवान उसको अच्छा लगता है, मगर द इंडेक्स इज गिविंग मोर एलोकेशन टू दोस मार्केट्स एंड लेस टू अवर मार्केट, सो वी आर लूजिंग। सो अगेन इट्स अ टैक्सेशन इज नॉट द रेलेवेंट मैटर हियर इन दैट मैटर। नाउ वी कम टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस व्हिच इज एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। फॉर दिस पैसिव बेंचमार्क इज अ बेंचमार्क, दैट इज द एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जिसमें हमारा 13% शेयर है। उसपे उसकी एक्टिव, एक तो उसका पैसा अलोकेशन कम हुआ है बिकॉज आवर इंडेक्स शेयर हैज गॉन डाउन। जैसे बेंचमार्क है, उसका बेंचमार्क में कम हो गया, तो मैं ओवरवेट भी हूं, तो मुझे कम करना पड़ेगा अनलेस आई वांट टू टेक अ मच लार्जर ओवरवेट, एंड देयर इज नो सच न्यूज अबाउट इंडिया दैट मेक्स हिम वांट टू ईगर टू मेक मोर ओवरवेट। वेयरएज इंडिविजुअल फंड मैनेजर्स हियर आर द वेयर दे प्ले, वेयर दे टेक अ कॉल कि मुझे इंडिया को कितना ओवरवेट करना है या अंडरवेट करना है बेस्ड ऑन द आउटलुक। आज के दिन में दैट ओवरवेट अंडरवेट इज डिसाइडेड बाय टू थिंग्स। वन इज
that India is AI ready, Korea is AI ready. Who is AI ready? Korea and Taiwan are more AI ready than India. So he overweights because his view is that AI is the new industrial revolution. तो देश में आगे अगले डिकेड को AI ready countries will outpace the growth of non-AI ready countries is their view. No, you can't do anything about. Second is the valuation. Now, in valuation terms, what is the situation? उनके लिए हमारी 10-year average, 5-year average ये बात नहीं है. उनके लिए valuations होते हैं what is our premium to the emerging market index. और मैं क्यों प्रीमियम बता रहा हूँ कि historically India has never been at a discount. Never. Our lowest premium has been 30%. Our 10-year average premium is 64%. Today we are trading at 51 or 52%. तो अब वो वैल्यूएशन प्लस एआई ये दोनों को मिलकर एक 3 to 5 year कॉल ले रहा है डिफरेंट कंट्रीज को. और आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल ब्रोकर्स और बड़े दिग्गज पीपल लाइक क्रिस वुड और ये वो जो बड़े बड़े हैं उनकी बातों में देखा है आधा लोग कह रहे हैं कि ये राइट टाइम टू बाय इंडिया है, आधा लोग कह रहे हैं कि नहीं शॉर्ट टर्म में मैं उधर डालूंगा. तो द पॉइंट इज दैट अकॉर्डिंग टू मी फॉर इंडिया the only where we can make the FIS change is to make more long-term money come to our country, which is by balancing our fiscal situation, managing our inflation, managing our current account deficit, making sure that our risk rating doesn't drop and that our long-term growth path is impact is the only thing that we can do that is in our control. To me, this taxation is more like, oh, it is my biggest pain. Sar dard hai, क्रोसिन दे दो. अरे पेट में दर्द है क्रोसिन दे दो. कुछ भी तो पूछो तो पूछेगा अरे टैक्सेशन करे नहीं आ रहे टैक्सेशन. ये टैक्सेशन टू मी इन माय माइंड आई नो दैट आई विल नॉट गेट मेनी फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ सेइंग दिस बट taxation is not the decision making criteria for any of these people. Yes, the short term hedge funds will increase their churning activity if you remove the tax. Now that could be good for you or bad for you depending on the outlook. Because the outlook is bad, it will increase his shorting. His outlook is good, he'll make long bets and make money. Yes. So that's the two-edged sword. राइट. आई बहुत थिंक एक लॉन्ग डिटेल्ड आंसर मैंने दे दिया बट नहीं, आपने अच्छे से समझाया ये. और बहुत लोग को शायद ये सारा मालूम भी नहीं हुआ कि इमर्जिंग मार्केट्स में कैसे हमारे इंडेक्स का जो ड्रॉप हुआ है वेटेज उसकी वजह से कैसे उस पे आउटफ्लोज हुए हैं. बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने समझाया, इसको आपने टैक्स की बजाय ओवरऑल इंडिया कहाँ सिट करता है वर्सेस अदर मार्केट्स उसके हिसाब से रिलेटिवली समझाया. तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन सुनील जी, आई नो हम लोग टाइम के लिए शॉर्ट हैं अभी, बट एक लास्ट क्वेश्चन जो इस पे बनता है कि अगर बाय द वे, मैं ये पूरा अजम्पशन है, पूरा स्पेकुलेशन है, कुछ भी कह लीजिए इसको आप, अगर बाय द वे एआई में ऐसा होता है कि जो अभी कैपेक्स बूम चल रहा है वो अगर स्लो हो जाता है, कि अगर मानो कहीं लगता है जो भी लोग पैसा डाल रहे हैं एआई में कि यार इस पे रिटर्न अभी दिख नहीं रहा है, तुम लेट स्लो डाउन, इस पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं डाल के जो ट्रिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर जो डाल रहे हैं लोग, वो अगर कम हो जाता है, उसका अगर ग्रोथ स्लो हो जाता है, तो उस केस में अब कहीं मुझे ये भी पढ़ने आता है, बहुत लोग के मैं पढ़ता रहता हूं एनालिसिस, उसमें बहुत लोग बोलते हैं देन इंडिया विल बिकम अ रिवर्स एआई ट्रेड. क्योंकि जो वो पैसा अगर वहां से अनलॉक होता है, अगर होता है तो वो फिर उस केस में हम लोग एक अच्छी बेट निकल के आते हैं विद इन द इमर्जिंग मार्केट. आपका उस पर कोई व्यू है? मैं फुल्ली सहमत हूँ इससे. आपने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या गवर्नमेंट कर सकती है, तो ये हमारे हाथ का खेल नहीं ना. तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस दिन ये देखिए अब 5-6 कंपनी अमेरिका में $600 बिलियन एआई कैपेक्स में निवेश कर रहे हैं, राइट. क्या सब लोग उसमें जीत पाएंगे? ये कैलिफोर्निया गोल्ड रश की तरह है. हर कंपनी उस एआई इसको चेस कर रही है विद हेवी कैपेक्स, बट सबको सक्सेस नहीं मिलेगा, कुछ फेलियर्स भी होंगे. तो डेफिनेटली एक दिन ऐसे आएगा जहां पर एआई का ओवर एक्सपोजर से वो राइट बैक करेंगे अपना एक्सपोजर को जरूर, और उस दिन इंडिया को बेनिफिट आएगा. तो प्रॉब्लम इज हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए जी, और वी आर पैसिव रिसीवर ऑफ दैट. बट वो होता है बिकॉज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स जो इंडिया के लिए हर्ट कर रही थी वो थी ये एआई. और वैल्यूएशन भी अभी भी जैसे मैं कहा था लॉन्ग टर्म एवरेज 64 अभी 50 के करीब है. तो वी हैव इंप्रूव्ड इन वैल्यूएशन. तो डेफिनेटली ऐसा एक मूव आया कि हमें ओवर एक्सपोज हो गए एज अ फंड मैनेजमेंट कम्युनिटी इंटरनेशनली टू एआई. अभी हमें रोल बैक करना है. तो सब definitely India will stand out there as a sore thumb for which they will say कि हमें allocation India में बढ़ाना चाहिए. So I'm fully in agreement that जिस दिन एक AI hedge against AI का trade strongly शुरू होता है, इंडिया को भरपूर बेनिफिट मिलेगा, without doubt. ठीक है.
आई थिंक काफी एक ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहा सुनील जी, जिसमें मुझे एक काफी फाइनल पॉइंट मैं कहूंगा जी। कि एआई की बात उठाई तो मार्केट का फोकस ही क्या हो रहा है ना कि आईटी इज गेटिंग पनिश्ड बिकॉज ऑफ एआई, ओके, एंड मैंने भी अपना व्यूज दे दिया उधर कुछ मिनटों पहले, मगर द एआई इज नॉट अबाउट आईटी, एआई इज द कंट्रीज रेडीनेस फॉर एआई। देखिए ये चिप सप्लाई वो सब वो छोटी, वी आर नॉट गोइंग टू सडनली बिकम अ चिप सप्लायर, राइट? बट हाउ फार कैन वी यूज एआई in our manufacturing, in our consumption, in our banking, in our other systems to go forward is the important thing the country has to work on. और ये होगा only in the export oriented territory. क्योंकि मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, इंडिया का एआई स्टोरी ना बढ़ने का कारण सिंपल सी है, हमने ज्यादा बच्चा पैदा कर दिया, राइट? Population explosion, we have more youth to feed, more mouths to feed, more jobs to give, and AI is anti-job. So it is perfectly understandable why India has not been pro AI through last so many years, because हमें थे नौकरी देने की जरूरत, हमें नौकरी काटवाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? तो ये सिचुएशन बदलने वाली नहीं है, मगर when we get into a trade agreement and we get into export oriented industry, in those we should use AI to deliver partly on site, partly off site, actual manufacturing and all of that, robotics, AI उसको यूज करेंगे तो नौकरियां बाकी देश में घट सकती है, पर हमारे देश में फ्रेश एआई रिलेटेड जॉब एक्सपेंशन हो सकता है। तो एक चीज जो गवर्नमेंट से प्रमोट कर सकती है इज टू इन दिस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, एंड देन द प्राइवेट सेक्टर हैज टू स्टेप इन, दैट वी यूज अडॉप्ट एआई in the manufacturing and in the service industry. So खाली अभी आईटी को एक पनिशिंग बॉय कर दिया हमने, किसी को उसी को थप्पड़ मार रहे हैं, और आईटी इज ओनली वन सेगमेंट ऑफ इट ना। यस, आईटी हैज टू डू अ बेटर जॉब ऑन एआई अनडाउटेडली, और मैंने ऑलरेडी कह दिया, मगर इट्स द रेस्ट ऑफ इंडिया, we have to step up our AI readiness and skills and take it as something ke from hardly any AI related jobs, we'll now have a new job creation. It is very similar to when computerization came first to the banking industry. सबको डर था, अरे इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, वो कंप्यूटर आ गया तो 10 लोगों का नौकरी, एक कंप्यूटर से 10 लोगों का नौकरी चलेगा, एंड फियर साइकोसिस है। बट व्हाट हैपेंड टुडे? टुडे द बैंकिंग इंडस्ट्री इज एम्प्लॉइंग मोर पीपल देन इट वाज दैट टाइम, but it's fully computerized. So similarly that the world 10 years from now will be fully AI. How are we ready for that? But usse we have to generate AI jobs which can target the user industries in other countries. और उधर नौकरियां चले जाए replaced by AI, तो हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। So I think that one thing which the government should do is to promote. I'm sure they are starting, we had something, but that has to become visible for India's perception to change. That's why one final point जो मैं कहना चाह रहा था। ओके नहीं, थैंक यू सुनील जी ये डिस्कशन के लिए, और मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला। डेफिनेटली मुझे जो अर्निंग्स का आपने एक ब्रेकडाउन दिया मिड कैप और स्मॉल कैप का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा अगर मैं इस कॉन्वर्सेशन को समराइज करूं। और दूसरी बात आपने बोली कि पैनिक करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये जो फियर का माहौल जब क्रिएट हुआ है अभी जो चल रहा है, ये अच्छी निवेश की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन लोगों के लिए जो 2-3 साल तक रुक सकते हैं। उनको 2-3 साल के लिए पैसा नहीं चाहिए वापस, मार्केट में इन्वेस्ट करके रखें, तो वो एक बेटर स्ट्रैटेजी है। और ओवरऑल जो एफआईज पे आपने जो कमेंट्री दी है वो भी काफ़ी मुझे सक्सेंट लगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट टैक्सेशन, देयर इज़ अ लॉट बिहाइंड दैट एंटायर एफआईज मशीनरी, जो शायद हम कई बार मिस कर जाते हैं क्योंकि टैक्सेस ने हमें इतना परेशान करके रखा होता है कि हर जगह पे फिर वो टैक्सेस का ही एक मुद्दा बन के आता है, विच आई समटाइम्स फाइंड कि नथिंग रॉन्ग इन रेजिंग दैट, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर टैक्सेस कम हो तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल तो जाएगा बाहर कि भाई भारत में ऐसा नहीं है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो एक टैक्स फ्रेंडली कंट्री बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सुनील जी, एंड आई जेन्युइनली लव टू हैव यू ऑलवेज, बिकॉज कुछ ना कुछ नया एक पर्सपेक्टिव सीखने को आपसे बहुत मिलता है, और मेरे व्यूअर्स को भी उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने मिला होगा। सुनील सर के लिए कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा, और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।